हाँ जी बेटा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे थे। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हो गया था, सबको क्लियर है? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड, क्या डिफरेंस था दोनों में? अटेम्प्टेड में कंप्लीट हो गई थी दोनों पार्टी और ट्राई ने उन्होंने ट्राई किया था अटेम्प्टेड में। अच्छा, पहले वर्ड आपने फिर उसको भी अटेम्प्टेड बोल दिया था। एक्चुअल में कंप्लीट हो गया था और अटेम्प्टेड में कंप्लीट नहीं हुआ था। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये क्या था? म्यूचुअल एग्रीमेंट। अरे सुन लो, मेरी तरफ ध्यान दे लो। म्यूचुअल तो मतलब क्या होता है कि जब हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर लें, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट में तो आराम से ही डिस्चार्ज हो जाएगा जैसे वो चाहेगा। तो उसके अंदर क्या था? नोवेशन का मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे। नया कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म, एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, और ऑल्ट्रेशन भी उसके अंदर हो सकता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट में तो कुछ भी हो सकता है। म्यूचुअली जब हम एग्रीड है तो कुछ भी। मैंने एग्जांपल दिया था अपनी कार वाला, आपने कहा, याद है सबको? कि आप आए कि सर कि कार नहीं खरीदनी, मैंने कहा मुझे भी नहीं बेचनी, खत्म, रिसाइंड हो गया। आप आए कि सर प्लीज 190 ले लो, मैं ठीक है 190, नोवेशन हो गया। आप आए कि स्टीरियो भी लगवा कर देना, 190 भी देंगे और एक स्टीरियो भी लगवा कर देना, तो स्टीरियो की एडिशन भी हो गई, ऑल्ट्रेशन हो गया। वेरी गुड। ये लिखा है कहीं? नहीं भूल जाओगे, मुझे पता है एग्जाम डे जाएगा ना तब कहोगे सर कौन सा एग्जाम्पल दिया था। इम्पॉसिबिलिटी हम पढ़ रहे थे तब, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सुहानी, इम्पॉसिबिलिटी में क्या था? अब सामने पढ़ के बताते हैं। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नाम से साफ दिख रहा है। देखो, अगर एक बार के लिए मैं वैसे कहता हूँ, हमेशा आपको समझाता हूँ, लॉ में एक बहुत अच्छी चीज है कि उसका जो नाम है उसको डिफाइन करता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप उतना बड़ा डिफाइन ना कर पाए जितना आप उस वक्त कर पा रहे हैं, इसमें ज्यादा लिखा है, कम तो बता ही सकते हो। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? इम्पॉसिबिलिटी पर हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं लॉ में अब, कि कोई भी एग्रीमेंट के अंदर जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं या जो ड्यूटीज हैं जो फुलफिल करनी है आपने, अगर वो इम्पॉसिबल हो गई। अब इम्पॉसिबल कैसे हो सकती है? कई रीजन हैं। सबसे पहला रीजन दिया इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ चेंज इन लॉ, या समथिंग लॉ डिफाइन कर रहा है कि नहीं ये नहीं कर सकते, है ना? लॉ का, लॉ के बारे में अगर आपको कहे तो लॉ भी दो तरह के हो सकते हैं, कि एक परमानेंट और एक टेम्पररी। जैसे हमने कहा था कि जब कॉमनवेल्थ आया था तो एक टेम्पररी लॉ आया कि भैया इस लेन में सिर्फ बस चलेंगे, आप नहीं चलोगे। समझ गए बात को? तो वो चीजें, या जैसे हम लोगों ने बताया था कि दिल्ली के अंदर पहले बहुत सारी वर्कशॉप चल रही थी, जो वर्कशॉप्स अलाउड थी, लेकिन जैसे ही दिल्ली सरकार ने एक चेंज किया, इधर है बेटा जगह, फिर गेट बार बार हट करेगा, विजन भी ठीक रहेगा। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया कि अब यहाँ पर ऐसी ऐसी लोकेशंस पर नो मोर वर्कशॉप्स। लॉ ने उसको इम्पॉसिबल कर दिया। अब आप जबरदस्ती करेंगे वो तो अगेंस्ट लॉ हो गया ना, तो वहां पर इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन लॉ, या जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉ। दूसरा क्या है बताओ? डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एसेंशियल टू द परफॉर्मेंस। सब्जेक्ट मैटर, मान लो मेरी कार ही खत्म हो गई, आग लग गई उसमें, अब मैं आपको दे पाऊंगा कार? खत्म। आपके 2 लाख रुपए चोरी हो गए, आप अरेंज कर सकते हो लेकिन उस टाइम पर नहीं कर पाओगे। हो सकता है स्पेयर और पड़े हो तो आप उसमें से दे दोगे, लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है, जरा वो कहीं से भी 2 लाख उसके पास नहीं है, अब वो कैसे देगा? नहीं दे सकता ना। कई बार सिचुएशन ऐसी देखते हैं, तो मूवीज में भी दिखाया हुआ है कि सॉरी नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते, ऐसे एग्जाम्पल बनता है। थर्ड देखो क्या कह रहे हैं, पर्सनल इनकेपेसिटी। ये बताया था क्या? क्या एग्जाम्पल दोगे पर्सनल इनकेपेसिटी में? हाँ, पर्सनल इनकेपेसिटी, ये चीजें याद रखो, आपको एकदम क्लिक करना चाहिए। आप इनोवेटिव हो, मेरे से ज्यादा इनोवेटिव हो, कि पर्सनल इनकेपेसिटी, एक पर्सन की वो कैपेसिटी से निकल गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया,
अब कैसे बजाएगा गिटार? उस वक्त तो इम्पॉसिबल हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? ये इस तरीके की चीज बतानी है आपको, इनको सोचना है, एकदम से तुरंत एग्जाम्पल बनाना है, तुरंत आना चाहिए। हर चीज को हर वक्त आप याद नहीं रख पाएंगे, आप थोड़े से इनोवेटिव भी होने चाहिए। लास्ट देखो क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही था और आपको बताया भी था कि क्यों दो कंट्रीज आपस में वॉर डिक्लेयर नहीं करती। ये बताया था ना हमने। रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया हुआ है, यूक्रेन और रशिया ने आपस में डिक्लेयर किया हुआ है, तो आपने देखा होगा उनको कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। सबसे पहले तो जितने यूक्रेनियन रशिया में रह रहे थे वो भग गए, और ऐसे ही वाइस वर्सा रशिया का भी हुआ होगा कि जो यूक्रेन में रहते होंगे वो भाग गए होंगे। अब लेकिन वो बेचारे कितना परेशान हो रहे हैं वहां के यूक्रेन के लोग। रशिया के भी हो रहे होंगे, लेकिन रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री, तो इसलिए उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, उतने रूमर्स या उतनी आवाजें नहीं उठ रही। यूक्रेन बेचारा छोटा सा है, तो सारे लोग भाग रहे हैं, कोई यूरोप के किसी कंट्री में, कोई किसी कंट्री में, कोई किसी कंट्री में शरणार्थी बने हुए हैं, बिजनेस सारे ठप हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इम्पॉसिबिलिटी हो गई, क्योंकि अगर यूक्रेन के अंदर सॉरी यूक्रेन का कोई बिजनेसमैन रशिया में अगर बिजनेस कर रहा होगा तो अब वो कर पा रहा होगा? रशिया ने तो सबसे पहले उसी को पकड़ा होगा, तू चल अंदर। ठीक है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, ये हमने पढ़ा हुआ है। जब भी बात टाइम पर आ जाएगी, लैप्स ऑफ टाइम पर आ जाएगी, तो एक वर्ड याद रखना है, एक एक्ट, लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट ने लिमिट किया हुआ है हर चीज को, हर चीज के ऊपर अपनी रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये अगर हो गया, ये लैप्स कर गया तो खत्म, अब आप ये नहीं कर सकते। तो उसमें हमने हमेशा एक एग्जाम्पल आपको एक ही का है, वही याद रखना, 3 साल वाला, लोन रिकवरी के लिए। 3 साल तक नोटिस नहीं दोगे, 3 साल तक हो तो भूल जाओ, फिर उस लोन को आप भी रिकवर नहीं कर पाओगे। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये क्या है? पढ़ो जल्दी से, एक लाइन का दे रखा है। अब तो कुछ नहीं कर सकते, है? वो कह रहा है कि इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गई। डिस्चार्ज बाय, तो आपने वो भी आएगा ना जो डीजल कार्स बैन कर दो 10 साल के बाद। सर इसमें वो भी आएगा ना जो मोटर व्हीकल एक्ट के 10 साल में डीजल कार हाँ बिल्कुल ऑपरेशन ऑफ बिल्कुल, वो लिमिटेशन में भी चला जाएगा, दोनों में आ जाएगा। दोनों में आ जाएगा। इसीलिए कुछ एग्जाम्पल्स हर जगह मिक्स भी नहीं करने, जैसे इसमें डेथ वाला याद रखो, इंसॉल्वेंसी वाला याद रखो, क्योंकि ऑपरेशन बाय लॉ का मतलब है कि एक वो तो हो कि हमने कहा कि भाई इसी लॉ की एग्जिस्टेंस की वजह से भी हो जाता है खत्म। यहाँ पर हमने देखना है कि अब आप चाहो कुछ भी कर लो, उसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जब डेथ हो गई तो अब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है उसका। लॉ का फिर भी एक ऑप्शन है ना? मुंबई से टाटा हट गई, बाबा को बचाना था, बाबा को बचाना था ना, तो वहां से टाटा हट गई, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सजा थी, हैंग टिल डेथ। नहीं, टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, AK-47 बॉम्ब मिसाइल सब ऐसे रखे हुए थे जैसे दिवाली के पटाखे। छोटी मोटी बात नहीं थी। चलो वो स्टोरी ऑफ द कैमरा सुनाएंगे। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लो, अपने आप समझ जाएंगे कि हमने काफी पढ़ा है इसके बारे में। इसमें हमने पढ़ा भी था कि ऐसी सिचुएशन में कॉम्पनसेशन भी क्लेम किया जा सकता है, जो भी एग्रीड पार्टी है उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैंने आपको कार दे दी, अब आप पैसे नहीं दे रहे, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मतलब कंडीशंस को तोड़ना, ब्रीच करना, जो हमारे एग्रीमेंट्स की कंडीशंस थी आपको उसने ब्रीच कर दिया, तोड़ देना। तो ऐसी सिचुएशन में जो अग्रीड पार्टी है वो कहाँ जा सकती है? कोर्ट जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, डिस्चार्ज तो हो ही गया ना, अब क्या करोगे? अब तो कोर्ट जाओगे, कोर्ट जो ऑर्डर देगा उसके हिसाब से होगा। क्या कह रहा है पैराग्राफ, एक बार देख लो, ये कुछ नई बात कह रहा है।
वही है ना कि जिस वक्त आपको अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है, ऑब्लिगेशन करना है, आप नहीं कर रहे। मेरे से कार तो आपने ले लिया, अब आप 2 लाख रुपए नहीं दे रहे। मैं डे बाय डे रिमाइंडर भेज रहा हूँ, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। अब मेरा कॉम्पनसेशन भी बन गया। तो जितना टाइम लेट करोगे, मैं कोर्ट से क्या कहूंगा जी, मेरे इंटरेस्ट भी दिलाओ, मुझे उतना इंटरेस्ट भी दिलाओ। मैंने इनसे पैसे लेने के लिए वकील हायर किया, उसकी फीस भी दिलाओ। मैं इतने दिन रोज इनके घर के चक्कर काटता था, मेरा पेट्रोल का फेयर दिलाओ। मेरा टाइम, सबसे बड़ी बात, मेरा टाइम जो वेस्ट हुआ वो भी दिलाओ। तो कॉम्पनसेशन में बहुत सारी चीजें हम ऐड कर लेते हैं। वो अलग बात है, जजमेंट क्या आती है, जजमेंट थोड़ी सी कम की आती है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइजिंग ऑप्शंस होते हैं ये। एग्जाम्पल क्या कह रहा है इसमें बताइए जरा। डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पाई, तो ब्रीच हो गया, उससे मुझे नुकसान हो सकता है, मैं उस नुकसान के लिए क्लेम कर सकता हूँ। इनोवेटिव होकर बताओ क्या नुकसान होगा अगर मैं आपको डिलीवरी टाइम पर ना दूं तो। कार का ही बता दो, मैंने इसे में एग्जांपल दिया हुआ है। मैंने क्या कहा था कि आपने कार को कमर्शियल यूज में चलाना था और आपने उस दिन शाम का एक ट्रिप लिया हुआ था, याद है? तो आपका वो नुकसान हो गया, आप वो नुकसान भी क्लेम करोगे। आप दिखाओगे देखो जी बुकिंग थी मेरी, इसी कार की बुकिंग थी, मैं इनकी वजह से वहां लेकर नहीं जा पाया। प्रॉमिस में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, इसका नाम से क्या मीनिंग पता चल रहा है? वेव क्या होता है? ये वो वाली वेव नहीं है, उसे खत्म करते हैं, डिस्चार्ज WAI वाली वेव। डिस्चार्ज खत्म। हाँ, वेव मतलब हवा में उड़ा देना, खत्म, नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब वैनिश, खत्म हो गया। तो कह रहा है प्रॉमिस में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, या तो प्रॉमिस को ही वेव कर दो या उसके परफॉर्मेंस को ही वेव कर दो, तो ऑब्वियसली डिस्चार्ज हो गई। जैसे आपका प्रॉमिस था, ये इंटरलिंक हो गया, ये वैसे पहले जैसा ही हो गया। आपको प्रॉमिस पूरा करना था, आपने 2 लाख रुपए देने थे, अब आप मुझे वो प्रॉमिस नहीं कर पूरा कर रहे, तो प्रॉमिस में भी वेव हो गया। आपने मना कर दिया मुझे कि नहीं मैं 2 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगी या 2 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा, प्रॉमिस वेव। जरा एग्जाम्पल पढ़ लो क्या कह रहा है। इसने और मॉडिफाई करके बता दिया, 5 लाख रुपए देने थे, 1 लाख रुपए देकर बोल दिया मैं 4 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा। आप चाहो तो रिप्यूडिएट कर सकते हो, आप चाहो तो ले जाओ। जैसे मैं, अब मेरे पास आप आए कि कार की पेमेंट नहीं है मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी कार वापस करो, या फिर जाओ, बच्चे हो हमारे, दिए मत देना आप 2 लाख रुपए, हो गया डिस्चार्ज। अगला देखो क्या कह रहा है, इफेक्ट्स of neglect of promise to afford promiser reasonable facilities for performance। प्रॉमिस कुछ भी काम करने की, प्रॉमिस कुछ वो मतलब जैसे मतलब उस काम को कन्वीनियंट है तो उसे वो फैसिलिटीज है, मतलब जैसे जैसे कार, जैसे आपको कार डिलीवर करनी है तो मैं आपको बताऊं कि कहाँ करनी है, नहीं बस करनी है तो। और बताओ, सारे लोग दिमाग लगाओ। पढ़ लो, इसको भी पढ़ लो एक बार, मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ कि बिना पढ़े ही बताना है, पढ़ लो, अपनी अंदर की इनोवेशंस को जगा लो, फटाफट जल्दी जल्दी हमें आगे बढ़ना है। अब इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था, मैंने इस एग्जाम्पल को बनाकर बताया था, बसंत कुंज वाला, वही तो फिट बैठ रहा है।
वसंत कुंज वाला नहीं बताया था कि हाँ जी कहाँ आना है, वसंत कुंज आ जाओ। मैं आ गया वसंत कुंज। अब कहाँ आना है, फोन ही नहीं उठा रहे, फोन ही नहीं उठा रहे। अब वसंत कुंज इतना बड़ा है, आगे एक एक दरवाजा थोड़ी बेल बजाऊंगा, हाँ जी कार आ गई, हाँ जी कार आ गई, हाँ जी कार आ गई। समझ रहे हो बात को? इसीलिए ओला वालों ने क्या करा, उन्होंने कहा भैया लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, आपने जो लोकेशन डाली है वहां पहुंच के वो फोन करते हैं। अब वहां पहुंच कर आपने मान लो अपना फोन ही बंद कर लिया, अब आपको वो ढूंढ पाएगा क्या? अब तो नहीं ढूंढ पाएगा। घर के एड्रेस से तो मंगाते नहीं। नहीं, जैसे कई बार होता है रोड पर खड़े हैं तो क्या करेंगे, रोड पर तो हमें वो तभी पहचानेगा जब लोकेशन ऑन होगी। आपके मोबाइल से तो पहचानेगा, आपको कॉल करेगा कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ जी आ जाओ। अब आपने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया, तो निग्लेक्ट कर रहे हो। अब कोई बच्चा ये प्रूव करे कि हाँ जी बैटरी डाउन हो गई, मैं क्या करूँ, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बैटरी डाउन भी हो गई, फोन ऑन होगा नहीं होगा, तो क्या आप उसकी सर्विस ले पाओगे? बिना ओटीपी के ले ही नहीं पाओगे। अगर ओटीपी याद है तो अलग बात है। एंड द लास्ट वन इज मर्जर ऑफ राइट्स। मर्जर, मर्जर समझते हो क्या होता है? मर्ज हो जाना, है ना, दो चीजें आपस में मर्ज हो जाती है, जैसे ट्रैफिक मर्ज हो रहा है, जब दो रोड्स आपस में मिलकर एक रोड में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उसे कहते हैं मर्जिंग। तो ये राइट्स मर्ज हो रहे हैं। पढ़ो जरा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि कैसे राइट्स कैसे मर्ज हो सकते हैं। ये पढ़ो और एग्जाम्पल भी पढ़ो, कैसे मर्ज होते हैं ये समझना। दो वर्ड यूज कर रहा है, इंफीरियर और सुपीरियर, और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, इसको याद रखना, अपने आप समझ जाओगे अरे वाह मर्जिंग का क्या अच्छा एग्जाम्पल दिया है, सबसे सुइटेबल एग्जाम्पल एकदम। देखो सुपीरियर तो हो गया जो सबसे ऊपर है, इंफीरियर जो उसके साथ चलता है कि एक बार के लिए अवॉइड भी कर दो तो भी कुछ नहीं है, लेकिन कह रहा है जब वो सुपीरियर और इंफीरियर राइट्स आपस में मर्ज होकर एक हो जाएं तो उसको कहते हैं मर्जिंग ऑफ राइट्स। उसको एग्जाम्पल से कैसे समझा रहे हैं कि मान लीजिए आपने एक घर किराए पर ले रखा है, अभी तक आप क्या खिला रहे हैं, टेनेंट। आपने वो घर खरीद लिया, अब तो आप क्या बन गए, ऑनर। तो आप अपने आप के टेनेंट थोड़ी कहलाओगे। अब आपके सुपीरियर राइट क्या हो गए कि आप ऑनर हो, इंफीरियर राइट क्या था, आप टेनेंट थे, दोनों मर्ज हो गए। इस तरीके की बात कह रहे हैं। देखो नीचे एग्जाम्पल ये कह रहा है, पढ़िए जरा। ऑब्वियसली अब टेनेंट तो नहीं रहोगे, तो सुपीरियर राइट क्या हुआ, ऑनरशिप का, तो ऑनरशिप राइट ऊपर आ गया, सो इंफीरियर राइट खत्म हो गया। तो इसमें वही कह रहा है, ए टुक अ लैंड ऑन लीज फ्रॉम बी, सब्सिक्वेंटली ए परचेज दैट वेरिएंट, और जो लैंड है उसकी अपनी हो गई थोड़ी सी कुछ मिसिंग है इसमें। ए बिकम्स ऑनर ऑफ द लैंड ऑन ऑनरशिप राइट बिकम सुपीरियर, ऑनरशिप तो सुपीरियर हो जाएगा उसमें। तो जो उसका इंफीरियर राइट था टेनेंट वाला वो उसके साथ मर्ज हो गया। तो ऐसे कुछ भी कई एग्जांपल्स बना सकते हैं अपने आप से भी। ठीक है जी, ये था इस चैप्टर का एक छोटा सा। अगला चैप्टर करते हैं स्टार्ट अभी। हमारे कितने 4 यूनिट हो गई हैं। एक यूनिट मैंने आपको दे दिया है कि सेक्शन वाइज लर्न करनी है, नेक्स्ट क्लास में पक्का पक्का उसका टेस्ट होगा, अब की बार कोई एग्जाम्शन नहीं है। फिर एक क्लास छोड़कर अभी ऑल्टरनेटिव लेंगे, ये सेकेंड यूनिट का पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी सिर्फ सेक्शंस पर फोकस कर रहे हैं, ओनली फोकसिंग ऑन सेक्शन, सेक्शंस लर्न हो जाए, ठीक है। और ईमानदारी से मेहनत करो, ऐसे ऐसे ऑल्टरनेटिव चलते रहेंगे तब तक हम बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे, फिर हम रेगुलरली चैप्टर वाइज करते चलेंगे। सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में लास्ट में गड़बड़ हो गई। अभी आया था ब्रीच, मैंने बताया लॉ में क्या है कि छोटे छोटे चैप्टर, छोटे छोटे वर्ड जो है अपने आप में चैप्टर बन जाते हैं। अब वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आपका एक चैप्टर बन गया।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक नेक्स्ट क्लास में टेस्ट तो है ये, मैं चाहूंगा कि सारे मुझे अपना एक सेक्शंस का जो बनाकर वो लाओगे वो दिखाना, ठीक है? वॉल की फोटो भेज एक सेक्शंस की जो एक प्रेजेंटेशन बनाओगे वो मुझे दिखाना, मैं भी तो देखूं कि आप किस तरह से बनाते हो सेपरेट अदर देन दिस। लिखने की आदत डाल लो, नहीं तो होमवर्क देना शुरू कर दूंगा 5 पेज का। अभी 5 बोल रहा हूँ, फिर 20 पेजेस अ डे है, भूल गए? थियरी तो 20 पेजेस अ डे की है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर लिखने की प्रैक्टिस कर डालोगे आप हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हो लॉ के। आप एक बार फिर भी देख लेना कि इसके अंदर कुछ और मिसिंग ना हो हमारे टेक्सचर के अंदर। मैं भी कोशिश करूंगा कि एक बनाकर दे दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि मैं बनाकर दूंगा तो फिर तो आप पक्की बात है लिखोगे ही। ये एक बार देख लेना कि इसमें सारे हैं कि नहीं। देखो इन्होंने क्या किया है, मैं इस बुक की एक बड़ी खासियत मानता हूँ, आपके इंस्टीट्यूट की एक जो बुक है वो सबसे पहले एक पूरा एक डायग्राम से बता देते हैं कि इसमें हमने पढ़ना क्या है। ये याद करने वाला मटेरियल नहीं है, ये सिर्फ एक ये वाला मटेरियल है कि इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है। वो कह रहा है ब्रीच 2 तरह के होंगे, एंटिसिपेटरी और एक्चुअल। जैसे अभी हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस और एंटिसिपेटरी पढ़ा था, यही बात ब्रीच में भी है। उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, देखो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच होगा, आप मुझे 2 लाख रुपए देने से मना कर दोगे तो मेरे पास कुछ तो रेमेडी होगी ना, लॉ ने सोच समझ कर बनाया होगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा, हर कोई एक तरफ का ड्यूटी फुलफिल कराएगा, दूसरा वाला भाग जाएगा। रेमेडीज मिलेंगी, उन रेमेडीज पर डिस्कस करेंगे। उन रेमेडीज को क्या कह रहा है, कितनी तरह की रेमेडीज हैं देखो। सूट फॉर डैमेजेस, सूट क्या है यहाँ पर, केस करना। ये ध्यान रखना, ये सूट पहनने वाला नहीं है, ये कोट वाला है। अरे भाई बता रहा हूँ, कहीं पता चला कि गड़बड़ हो गई, कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया। सेकंड रिसेशन रिसाइन, ये तो हमें पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया जा सकता है। फिर क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आप कोर्ट जा सकते हो एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को कंप्लीट करवाने के लिए, डैमेजेस के लिए भी जा सकते हो, लेकिन नहीं जी ये काम कंप्लीट करवाओ, कोर्ट कह सकता है कि ये काम कंप्लीट करो। फिर क्या कह रहा है, सूट फॉर, ये क्या होता है, ये पहले एक बार डिस्कस किया है। इंजंक्शन, इंजेक्शन नहीं, इंजंक्शन क्या है ये, स्टे। स्टे मतलब जहां है वहीं रुक जाओ, जैसी सिचुएशन में वहीं पर रुक जाओ, इट इज इंजेक्शन, ठीक है। सूट अपॉन क्वेंटम मैरियट, क्वेंटम मैरियट क्या होता है, बोलो बोलो, क्या पता सही बोल रही हो, घबराना क्या है, यहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो रही, नहीं बोल रही। सूट फॉर क्वेंटम मैरियट, मैरिड तो सुना होटल है ना। वो दूसरी स्पेलिंग है। ये एक तरीके का मैरिट, एक तरीके का मैरिट, मैरिट बना। ये क्या है कि जितना कर दिया उसके लिए तो कर दो भाई। सूट फॉर क्वेंटम मैरिट यानी जितना हो चुका है कंप्लीट उतना तो पे कर दो। मान लो बिल्डिंग बनाने का ठेका हुआ, दोनों में डिस्प्यूट हो गया, 80% बिल्डिंग बन गई तो 80% पेमेंट तो कर दो। ये होता है क्वेंटम मेरिट। लिखने की जरूरत नहीं है, भी आएगा, पूरा आएगा, लिखना चाहो लिख लो। आया था मेरे यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन है।
आया था, नहीं लिख पाए? चलो कोई नहीं, वर्ड ही ऐसा है, नहीं लिख पाएगा कोई भी। ऑर्डिनरी डैमेजेस। अब आ रही है बात, क्या है इसमें हम जो सूट फॉर डैमेजेस मांग रहे हैं, जो मेरा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए मैं सूट कर रहा हूँ, तो वो कितने तरह के हैं? देखो क्या कह रहा है पहला, ऑर्डिनरी डैमेज, जो ऑर्डिनरी हो जाते हैं एकदम आम। कोर्ट भी उसको कहता है, अरे छोड़ो यार, मतलब आगे आकर उसको देखेंगे कि कोर्ट भी कहता है ऑर्डिनरी डैमेज है यार, ये तो होता रहता है। जैसे कैसे, मतलब मैं भी लेटेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। आई आस्क फॉर द टाइल्स, मेरे को कुछ टाइल्स चाहिए थी लगाने के लिए, तो टाइल्स मंगाई गई तो उसमें से कुछ टूटी फूटी निकली। अब क्या करें? अब सारी टूटी हुई टाइल इकट्ठा करो और उसके पास पहुंच जाओ, दुकानदार के पास, ले वापस कर। तो वो क्या कहते हैं कि एक नॉमिनल टूट फूट तो जी चलेगी, नॉमिनल, इसके लिए आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते या कुछ भी है। तो कोर्ट भी उसको कहता है हाँ तो चलता है यार, टाइल आएगी, लोड होगी, ट्रक में जाएगी, फिर अनलोड होगी, ये वो चलता है। वो कहते हैं इतना तो चलेगा। उससे पूछो मिस्त्री से, वो कहता है पहले ही, कह रहा जी अगर आपके यहाँ लगनी 100 है तो आप पहले 120 मंगाओ। पहले ही कहता है, अगर 20 का तो नुकसान होगा ही होगा, यानी ये जो टाइल्स लगती हैं तो ये सारी की सारी साबुत नहीं आएंगी। ऑर्डिनरी डैमेज, वो ऑर्डिनरी डैमेज है। स्पेशल डैमेज, अब कुछ स्पेशल डैमेज हो गया, अब आपने कोई स्पेशल चीज मंगवाई है। मेरे एक फ्रेंड ने, टाइल्स पर डिजाइन भी बनता है, जैसे उसने एक डिजाइन पसंद कर लिया और अपनी वॉल का साइज दे दिया, कहते हैं इस पूरी वॉल के साइज ये टाइल्स लगेंगी, और मुझे इस पर एक कुछ जो भी उसने डिजाइन बनवाना था वो बनवा लिया। मान लीजिए शंकर बोले बनवा लिए, और उसमें से एक टाइल टूट गई, एक टाइल टूट गई, अब क्या करें? पूरा खराब। मान लो शंकर भोले का त्रिशूल टूट गया, या जहाँ कुछ और होगा वहां टूट गया, वो कैसे लगाएगा? वो तो एकदम फोकस वहीं जाएगा। स्पेशल डैमेज कुछ इस तरीके का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। विंडिक्टिव डैमेज, ये चलो तभी पढ़ेंगे। नॉमिनल डैमेज, ऑर्डिनरी और नॉमिनल एक तरीके से एक जैसे से हैं, ये उस वक्त हम देखेंगे। प्रीफिक्स डैमेजेस, जो पहले से फिक्स्ड है कि डैमेजेस तो होंगे ही होंगे, जैसे भी मैंने बताया टाइल को लेकर, वो ऑर्डिनरी भी है वो प्रीफिक्स भी है, इतना डैमेज तो होगा ही होगा। मान लीजिए मैंने कहा कि इस दीवार को हटाना है, तो बिना तोड़े हटेगी क्या? तो प्रीफिक्स डैमेज है, ये तो डैमेज होना ही होना है। इसके बाद वो हमसे क्या कह रहा है, इस प्रीफिक्स डैमेजेस के अंदर क्या होगा, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, इन चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा कि कब डैमेजेस को लिक्विडेट किया जाता है। लिक्विडेट एक तरीके से होता है कि बराबर कर देना, या फिर पेनल्टी, अगर लिक्विडेट नहीं हो सकता तो कैसे उसको पेनल्टी उसके अंदर फिक्स होगी। तो ये चीज इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक छोटा सा ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए, ये भी याद करने वाला नहीं है। आपकी बुक का हमेशा ये जो फर्स्ट कंटेक्स्ट रहेगा, ये सिर्फ पढ़ने वाला है, याद करने वाला नहीं। सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़ते होंगे, घर पर जाके ये चीज एक बार पढ़ लो, पढ़ना जरूरी है। क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं? हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होना चाहिए, परफॉर्मेंस पर पढ़ लिया हमने। फिर वो ये भी कह रहा है, एंड एज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट में पुट एन एंड, डिस्चार्ज। हमने पढ़ा कि परफॉर्मेंस और उसका डिस्चार्ज दोनों चीजें पढ़ी। वी हैव नाउ डिस्कस द ब्रीच। कह रहा अब इन दोनों को पढ़ने के बाद हम पढ़ना चाह रहे हैं ब्रीच, यानी ब्रीच का मतलब मैंने क्या कहा था, कंडीशन फुलफिल ना करना, एक या पूरी या सारी, कुछ भी। तो जब कंडीशन ब्रीच हो गई तो उसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कह भी रहा है ब्रीच मीन्स फेलियर टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन। फेलियर टू परफॉर्म, यही तो मैंने कहा है कि अगर आप अपनी ड्यूटी, अपने ऑब्लिगेशन पूरे नहीं करते हो, पूरे ना करना अल्लाह फेल हो गए, तो आप उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो उसने कहा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम दो तरह के पढ़ेंगे, एक कौन सा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक एक्चुअल और एक एंटिसिपेटरी। ठीक है जी, आ जाओ जी, हेडिंग डालो, फ्रेश पेज पर आ जाओ, चैप्टर की हेडिंग डालिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट 5 है आपकी। टोटल कितनी यूनिट्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट में? 6। तो हम सेकंड लास्ट चैप्टर पर हैं, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग
कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से इसको करते जाएंगे ब्रशअप, जिससे कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ा बड़ा पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए। फिर सोगा, जो भी सीक्वेंस है बुक की उसी सीक्वेंस में चलेंगे। सोगा है अगला, फिर सोगा करेंगे। हाँ जी, सोगा के लिए मैं सोच रहा हूँ सर से बात करेंगे एक दिन संडे को बड़ी क्लास। तेरी बड़ी नहीं चाहिए। नहीं, कोशिश करो एक बार, क्या दिक्कत है, अब तो फ्रेश हो, एक क्लास में सोगा खत्म। सैटरडे संडे है ना। अरे क्या, बीकॉम के लिए कौन पढ़ता है, बीकॉम के लिए कौन पढ़ता है? ये बड़ी सीरियस सी हो जाती है ना, कभी कभी डर लगता है कि एकदम से सीरियस हो जाती है। मेरे को गुस्सा आते है, फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। ओ तेरी के, तो गुस्सा कौन दिला रहा है आपको? ओए, सीधा ब्लेम मेरे ऊपर ही। सर एक दिन में चैप्टर खत्म होगा भी। ये देखा, ये आजकल के बच्चे हैं कि केयर जब तक करो तब तक ठीक है, और जहां गुस्से की बात आए तो फिर खत्म। हाँ जी बेटा, सबसे पहले जब हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसने कहा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऊपर ही डिवाइड कर दिया था कि दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये पहले एंटिसिपेटरी को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो पॉइंट नंबर 1, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नो। एंटिसिपेटरी, आप लोगों ने मूवी में सुना होगा एंटिसिपेटरी बेल, सुना है? नहीं सुना? चलो मैं बताया। तो एंटिसिपेटरी क्या होता है बेटा? इन एडवांस, पहले समझ लें। इन एडवांस एंटिसिपेटरी क्या होता है? जैसे क्या हुआ, किसी एक मैरिड वुमेन ने कंप्लेंट की अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कि भाई ये मुझे मारता है, टॉर्चर करता है, ये वो फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीजें लिखती हैं उसने कंप्लेंट में। अभी कंप्लेंट है, एफआईआर नहीं हुआ लॉन्च। जैसे ही एफआईआर लॉन्च होगा, हिल बी अरेस्टेड, हिल बी अरेस्टेड फॉर अ सर्टेन पीरियड। कोर्ट से जाकर बेल कराना है, लेकिन कोर्ट से जाकर बेल कराना पड़ेगा। तब तक भाई साहब कहाँ है? तिहाड़ जेल, आराम से जेल की रोटी खाएंगे। अब उनको जेल की रोटी नहीं खानी, वो किसी वकील के पास जाएंगे, तो वकील उनको क्या सजेस्ट करेगा कि आप एंटिसिपेटरी बेल ले लो, यानी एडवांस में। अभी आपके अगेंस्ट एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन आप पहले से ही कोर्ट जाकर कोर्ट से बेल ले लो कि मुझे डाउट है कि मेरे ऊपर इस तरीके से, मतलब जो भी है कॉन्स्पिरेसी प्रूव करना पड़ेगा। वो सारी डिस्कस नहीं कर रहा, फिर मैं बहक जाऊंगा, ज्यादा समझाने लग जाऊंगा, तो ज्यादा नहीं समझाएंगे। तो वो हम एडवांस में कोर्ट पहुंच जाते हैं और बेल के लिए अप्लाई करते हैं। अगर कोर्ट हमें सैंक्शन कर देता है तो हमें बेल मिल जाती है। अब जब पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करने आएंगे तो व्हाट आई विल शो हिम, आई हैव एंटिसिपेटरी बेल। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, बदतमीजी से नहीं, पुलिस वालों के पास और भी राइट है। वो दूसरा सेक्शन लगा देगा कि आ जा बेटा, अब उस सेक्शन में तो आ जा अंदर, इस सेक्शन में तो तू बाहर आ गया, अब इस सेक्शन में बाहर अंदर आ जाओ। तो खैर, तो अब ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पर आ रही है बात एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ, अब आप पहला ही लाइन पढ़ेंगे तो एकदम से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कोरिलेट कर रहा हूँ। एन एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड। बिफोर द टाइम फिक्स्ड, एडवांस हो गया ना, यानी आपने पहले ही बता दिया। आपकी बारी थी 2 लाख रुपए देने की आज सुबह की, और आपने मुझे कल वाली पास्ट वाली रात को इन्फॉर्म कर दिया कि सॉरी आई कांट पे। दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच। समझ गए? अब तो एंटिसिपेटरी बेल और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑलमोस्ट सिमिलर से हो गए। अब आपको याद रहेगा नहीं, नहीं अभी तो आप डॉट डॉट डालकर लिख लो ना, इन एडवांस बिफोर, और ब्रैकेट में लिख दो बिफोर द टाइम फिक्स्ड यू इन्फॉर्म द अदर पार्टी। इसमें तो सिंपल सा, अभी पूरा पूरा थोड़ी लिखना है। अब आपको कुछ चीजें तो बेटे क्या है, देखो, या तो पूरा पैराग्राफ याद करो। पूरा पैराग्राफ याद करने का कोई, पूरे पैराग्राफ को याद करने का कोई सेंस नहीं बनता। वो तो छोटी सी क्लासेस में हम करते थे, जब हम प्राइमरी स्कूल्स में होते थे, बच्चों को पूरा सेंटेंस याद कराते थे, क्योंकि वो समझ नहीं पाते थे ना कि आगे क्या लिखना है। लेकिन अब तो आपको समझ आ गई कि मैंने क्या समझाया, कि जब आप बिफोर द टाइम, एडवांस में, इन एडवांस में सामने वाली पार्टी को बताने की कोशिश कर रहे हो कि भैया इस तरीके से मेरे साथ सिचुएशन है, आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, आप इन्फॉर्म कर रहे हो। अरे बाप रे, गुड मॉर्निंग, आजो आजो।
तो बेसिकली अगले सेंटेंस में भी यही बात कर रहा है, दोबारा से रिपीट ही कर रहा है कि आपने बस सेंटेंस चेंज कर दिया, थोड़े से वर्ड्स और डाल दिए, उन वर्ड्स को समझ लो। क्या कह रहा है? सिग्निफाइज हिज अनविलिंगनेस। विलिंगनेस क्या होता है? अपनी इच्छा बताना कुछ करने की, और कुछ ना करने के लिए अनविलिंगनेस आ गया, सिग्निफाइज वर्ड आ गया। इन वर्ड्स को याद रखना है कि ये वर्ड्स आपको क्या कह रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हो, यू आर सिग्निफाइज योर अनविलिंगनेस टू डू समथिंग, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, इन एडवांस, बिफोर द टाइम फिक्स्ड, जो टाइम फिक्स हुआ था उससे पहले। ठीक है जी। तो पहली लाइन में आपका क्या आ गया? आपने क्या करा? इन एडवांस आपने अपनी जो ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की बात थी वो पहले ही बना कर दी इन एडवांस। ये भी वही कह रहा है। तो आप अगर फिल्टर करेंगे तो क्या लिखा अभी आपने? बताओ क्या लिखा है अभी आपने? बिफोर टाइम फिक्स्ड, नेक्स्ट एरो में signifies unwillingness to fulfill your obligation, signifies unwillingness to fulfill his or her obligations। बस ये बातें याद रखनी है। तुझे भी लिखना है बेटा, तुझे भी लिखना है। नहीं नहीं, इसे गाइड मैं कर दूंगा, तू अपनी अपनी गाइडेंस देख अपने लिए। रजिस्टर हो गया? नहीं सर, ये मेरा तो लॉ की क्लास के लिए आया है नहीं आया है? अच्छा आया, पूछ रहा हूँ ना, फिर मैं लॉ पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ। लास्ट क्लास में भी तो पढ़ाया था ना कि मैं जबरदस्ती तो पढ़ा ही नहीं सकता हूँ। याद है? आप नहीं थी ना लास्ट क्लास में? हाँ ना, पढ़ाया था ना यही बात कि एक टीचर जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। सुमित सर ने नहीं पढ़ा ये आइडिया? लास्ट क्लास में आप आए नहीं थे। सर सुमित सर ने नहीं पढ़ा था, सुमित कितनी बदतमीज है। सर नहीं फिर सर। कहेगी गुस्सा दिला रहे हो आप। हैं? टीचर को तो गुस्सा करने का राइट ही नहीं है। ठीक है बेटा। उसने फिर बोला हमें एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टेक ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। नेक्स्ट एरो में लिख लो कि आप कैसे बता सकते हो। ऑब्वियसली जब आप बताओगे तो फोन करके बताओगे या मैं मेरे को पर्सनली बताओगे। तो उसने क्या लिखा है? एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। एक्सप्रेसली, एक्सप्रेस क्या होता है? जहां पर आप एक्सप्रेस कर दो अपनी ओपिनियन को। आपने बता दिया अपनी ओपिनियन को, कैसे? बाय वर्ड्स फोन करके, बाय रिटन चिट्ठी डाल के, या मैसेज टेक्स्ट करके, रिटन वर्ड्स हो गया। गॉट इट? और क्या कह रहा है? ये तो हो गया एक्सप्रेस। दूसरा क्या होता है? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कैसे होता था? बाय कंडक्ट। इम्प्लाइड होता था बाय कंडक्ट। आपने अपने बिहेवियर से ही शो कर दिए। एग्जाम्पल 1 पढ़ लीजिए जल्दी से। तो कितने पॉइंट्स आ गए एंटिसिपेटरी ब्रीच में? पहला क्या आया? आप इन एडवांस आप अपनी अनविलिंगनेस शो कर रहे हैं टू फुलफिल योर ऑब्लिगेशन, हिज और हर ऑब्लिगेशंस। फिर थर्ड आ गया एक्सप्रेसली, फोर्थ आ गया इम्प्लाइड आ गया। ये चीजें करके एक पैराग्राफ आपका बन जाता है। यही छोटे छोटे 4 पॉइंट याद करने हैं, पूरा पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है। इनको पिरोने की कोशिश करो, सेंटेंस बनाओ, इन्हें करना पड़ेगा फिर से स्टार्ट। है कोई दिख रहा है? वो कौन गया? अक्षय ही है बस।
स्क्रीन कैसे शेयर होगी? सर वो ये हो रखी? हाँ जी बेटा, क्या था एग्जाम्पल 1? बिफोर टाइम बता रहा है, कब उसे करना था अपना फुलफिल प्रॉमिस को? 14th ऑफ अगस्त को। उसने कब बता दिया? 30। तो आपको यानी वहां पर जब भी एग्जाम्पल बनाकर लिखना है तो डेट्स के हिसाब से लिखना, डेट्स सिग्निफाई कर देती है, ठीक है। मंथ का खास ख्याल रखना है और ईयर का खास ख्याल रखना है। वैसे तो जब तक आप अब तो 23 के लिए एक्सपर्ट हो गए होंगे, बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था बट उसमें ईयर नहीं लिखा था। कुछ नहीं होता, मंथ से काम चल जाएगा। मतलब उसमें जैसे लिखा इसमें भी ईयर कहाँ लिखा है? लिखा है इसमें? अच्छा, इसमें ईयर लिखा है शायद। कुछ नहीं होता, ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बट उसमें कभी कभी होता है ना कि आपको आफ्टर और बिफोर, जैसे अगस्त और नवंबर दे रखा हो, तो अगर आपको कंफर्म करना हो तो आप ईयर देख सकते हो, बट उसमें ईयर नहीं था। कुछ नहीं होता, जब ईयर नहीं है तो नहीं है, फिर आपका उसी कैलेंडर ईयर को काउंट। आपने पढ़ा होगा ना अकाउंट्स में कि अगर कुछ नहीं मेंशन तो कैलेंडर ईयर काउंट होता है। तो कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर के हिसाब से कौन सा पहले आएगा? अगस्त पहले आएगा तो अगस्त ही पहले आएगा। उसको वो कुछ नहीं, जब कुछ नहीं लिखा होता तो ईयर हो जाता है 0000। अब 00 ईयर आप ले रहे हो तो सोच लो उस हिसाब से। एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहे हैं? देखो, जहां जिस चीज की जरूरत होती है मैं इसलिए फोकस कर देता हूँ। अब डेट इसमें फोकस याद रखनी होगी क्योंकि बिफोर टाइम की बात आ रही है। बिफोर टाइम तो डेट से ही प्रूव हो पाएगा, है ना। तो इसलिए डेट का खास तौर पर ध्यान रखना है। ईयर की प्रॉब्लम आप लोगों के लिए नहीं आती। ईयर की प्रॉब्लम तो बेसिकली जिन बच्चों के एग्जाम्स दिसंबर या जनवरी में होते हैं उनके लिए आती है प्रॉब्लम। जनवरी वालों को खास तौर पर, है ना। जनवरी में जब 23 होती है तो हम 22 लिख रहे होते हैं उस वक्त भी। शुरू के कुछ एक डेट्स में ना चेक पर साइन कर रहे हो, चेक पर डेट डाल रहे हो तो वही गलती है। ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच। अच्छा, ऊपर हेडिंग में डाल लेना इसके सेक्शन 39। ये सेक्शन 39 है हमारा, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच। दो तरीके के ऑप्शंस आएंगे, दो तरह के इफेक्ट्स आ सकते हैं। पहला इफेक्ट तो सिंपल सा है, जब आपने मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया। पहला तो बिल्कुल ऑप्शन सीधा सीधा है, रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। देखो लिखा है टू इधर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंड इट। कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया, आपने मेरे पैसे देने से मना कर दिया। पैसे दे, अब अगर मुझे मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं उस पर इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता हूं। तो साथ साथ कह रहा है एंड सू द अदर पार्टी फॉर डैमेजेस। मेरे को अगर कुछ डैमेज हुआ है आपकी ना करने से तो मैं उस डैमेजेस के लिए भी सूट कर सकता हूँ। पैसे तो मांगूंगा ही। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया, वापस हो गई कार तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो उस सिचुएशन में फिर मैं क्या करूंगा? अगर मेरा कोई डैमेजेस हुआ है तो डैमेजेस क्लेम करूंगा, ठीक है। सूट फॉर डैमेजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ये वर्ड क्यों लिखा है उसने, विदाउट वेटिंग अंटिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस? क्योंकि अभी पिछले हमने एग्जांपल्स में पढ़ा कि अगस्त की डेट थी परफॉर्मेंस की और आपने जुलाई में ही मना कर दिया। 14 अगस्त की परफॉर्मेंस की डेट थी और 30 जुलाई को मना किया है ना, शायद क्या डेट थी जो भी है, तो जुलाई में ही मना कर दिया। तो आपको अब वेट करने की जरूरत नहीं है 14 अगस्त की। आप सीधा कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट जा सकते हैं जैसे ही आपने मुझे मना किया। तो इफेक्ट में लिखो पहला पार्ट, पहला पार्ट का फर्स्ट एरो, कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिसाइंडेड। सेकेंड एरो, कैन क्लेम सूट फॉर डैमेजेस। कैन, सेकेंड में हो गया कैन क्लेम सूट फॉर डैमेजेस, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिख लो, सूट फॉर डैमेजेस के ब्रैकेट में लिख लो विदाउट वेटिंग, विदाउट वेटिंग द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, विदाउट वेटिंग
द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी आप कोर्ट जा सकते हो, 14 अगस्त की वेट करने की जरूरत नहीं है। 30 जुलाई को मैंने मना किया है, तो आप 30 जुलाई 31 जुलाई 1 अगस्त कभी भी आप कोर्ट जा सकते हैं। 14 अगस्त की वेट करने की जरूरत नहीं। सेकेंड इफेक्ट क्या आ रहा है? अभी इसमें बोला वेट करने की जरूरत नहीं है। अब उसका देखो क्या कह रहा है, इसको पढ़े। ही में इलेक्ट नॉट टू रिसाइन, ऊपर मैंने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया। अब मुझे कोर्ट जाने की जल्दी है, डैमेजेस क्लेम करूंगा विदाउट वेटिंग फॉर द ड्यू डेट। यहां पर क्या हो रहा है, 30 जुलाई को आपने मुझे मना किया कि सर आई कुडंट पे योर 2 लाख रुपीज। मैं मैच्योर मैन हूं, आपने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई। होता है बेटा, कुछ नहीं होता, डोंट वरी। नहीं सर मेरे 2 लाख रुपए यहाँ डूब गए, वहां डूब गए, फलाना ठिकाना, किसी ने देने थे, उसने मना कर दिया, सो आई कांट पे। वेट, हम क्या कहते हैं, वेट। कृष्णा इज एवरीवेयर, वो तो कुछ ना कुछ करेगा ना, क्या पता कब बांसुरी बजा दे और 2 लाख नहीं 20 लाख आ जाए आपकी झोली में। तो वेट करो, कुछ भी हो सकता है। 15 दिन बाकी है, 14 अगस्त की बात है, 30 जुलाई को मना किया है, स्टिल यू हैव 15 डेज, व्हाई यू सो वरीड। मैंने ऐसे बोला तो क्या लिख रहा है देखो, अभी स्टोरी को याद रखना मैंने जो बताई है। ही में इलेक्ट नॉट टू रिसाइन, अब मैं जब आपको वेट करने के लिए कह रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं किया, बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल ऑपरेटिव, मैंने मान लिया कि बेटा 15 दिन बाकी हैं, डोंट वरी, एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। यानी वो परफॉर्मेंस की डेट क्या है, 15 अगस्त, 14 अगस्त सॉरी, तो 14 अगस्त तक वेट करते हैं ना। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ऊपर से मैं 14 अगस्त की वेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं कोर्ट नहीं जा रहा हूं, ना मैं डैमेजेस क्लेम कर रहा हूं। फिर क्या कह रहा है, देन होल्ड द अदर पार्टी। अब मैं अगर 14 तारीख तक वेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब आप आराम से सो करोगे ऐसा। मैं आप पर ट्रस्ट कर रहा हूं, तो उस ट्रस्ट के लिए आपको तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। तो क्या कह रहा है देखो, होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। अब आप ये नहीं कहोगे मैंने तो पहले ही मना कर दिया था सर, अब आप जानो, आप ही ने कहा था 14 अगस्त तक वेट करना है। नो, मैंने कहा है कि मैं 14 अगस्त तक वेट कर रहा हूं, लेकिन आपको कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा उस नॉन परफॉर्मेंस के लिए, जो आप 30 जुलाई को मना कर रहे थे। 30 जुलाई के बजाय मैं कब कह रहा हूँ, 14 अगस्त तक वेट कर। बेटा कोर्ट तो जा सकता हूं मैं, तो कोर्ट 14 के बाद जाएंगे ना, वही निपटेंगे 14 के बाद। तो मतलब मैं उन कॉन्सिक्वेंसेस से आपको मुक्त नहीं कर रहा हूं। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, बट इन दिस केस ही विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पार्टी एज वेल एज हिज ओन। मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ऑन किस लिए रखा है अभी तक, आपका भी बेनिफिट है उसमें, मेरा भी बेनिफिट है, क्योंकि कार तो आप ही के पास है। मेरा बेनिफिट क्या है कि आपको बेचूंगा, आपसे कार वापस लूंगा, फिर किसी और पार्टी को ढूंढूंगा, टाइम तो वेस्ट होता ही है ना। मेरा बेनिफिट ये है, गेटिंग अ पॉइंट। आगे क्या कह रहा है, एंड द गिल्टी पार्टी इफ ही सो डिसाइड्स ऑन रिकंसिडरेशन मे स्टिल परफॉर्म इज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गिल्टी पार्टी आपने मना किया था, सॉरी गिल्टी पार्टी आपकी तरफ कर दिया। तो गिल्टी पार्टी क्या है कि आप पैसे नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन आपको मैं क्या प्रोवोक कर रहा हूं, आपको क्या मोटिवेट कर रहा हूं, आपको क्या बूस्ट कर रहा हूं कि डोंट वरी, पे करना है, आएंगे पैसे, मेहनत करो, ये करो वो करो, है ना। तो गिल्टी पार्टी को मैं कह रहा हूं कि रिकंसीडर योर डिसीजन, जो 30 जुलाई को आप मना कर रहे हो उसको रिकंसीडर करो। मे स्टिल परफॉर्म इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आप 14 अगस्त को अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर सकते हो। कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये एक बड़ा खतरनाक है, ये मैंने आपको दे दिया ऑप्शन, ये ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। भगवान ना करे, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ही गायब हो जाऊं, अब आपने पैसे किसको देने, मैं हूं नहीं,
अब जो मेरे लीगल ईयर्स आएंगे वही तो मांगेंगे, लेकिन एक बार के लिए मेरे ऊपर तो वो आप ड्यूटी पूरी करने से बच गए, उससे बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। थोड़ा हाश हो जाओ, थोड़ा हाश हो जाओ। हम दोनों ही चले गए, है ना। सॉरी, पहले मैंने अपने लिए लिया इसलिए कोई माइंड मत करना। हम दोनों ही चले गए, अब क्या होगा? बस किसी को किसी नहीं दे रहा, बाकी लिए क्लियर भुगतते रहेंगे, हम तो बच गए। कुछ ऐसी सिचुएशंस, मतलब एकदम नॉट लाइक दैट। मैं आपको एक एग्जांपल और थोड़ा सा फनी वे में समझा रहा हूँ। इसे बोलते हैं कि सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी की भी मैंने आपको बेनिफिट उठाने का मौका दे दिया। इसको शुद्ध कर देते हैं, इतना हार्श नहीं लेते कि लॉ ने कुछ चेंजेस कर दिए, लॉ ने ही कुछ चेंजेस कर दिए कि फला ईयर की कार अब कोई बेच खरीद नहीं पाएगा। लो बेटा, अब आप क्या कहोगे? सर ये पकड़ो अपनी कार, कोर्ट ने मना कर दिया, मैंने नहीं कहा। देखो मैं तो तैयार हूं, लेकिन क्या आप ये एग्रीमेंट कर पाओगे? क्या अब आप ये सेल परचेज कर पाएंगे? आप तो कर ही नहीं पाओगे। दोनों बच गए। सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ? आपको। क्यों? अब मैं क्लेम फॉर डैमेजेस मांग पाऊंगा क्या? अब नहीं मांग पाऊंगा। दिस इज द एक्चुअली इस लॉ का मतलब छोटी सी बात जो उसने एक्सप्लेन नहीं की है ज्यादा, बट मेन ये चीज है ना। गेटिंग द पॉइंट? हाँ बेटा, हाँ कुछ भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें हैं बेटा, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये, कुछ भी हो सकता है। रात को 8 बजे भाइयों और बहनों सबके हार्ट अटैक, है ना। आधे ज्यादा लोग तो अरे भाई क्या होने वाला है, आज रात 8 बजे से नहीं 8 बजे बोला था, 8 बजे अनाउंसमेंट हुई थी, 8 ही बोला था। चलो भगवान न करे दोबारा कुछ ऐसा हो। तो उसने जो खरीदा 500 के नोट से खरीदा, हाँ उस दिन जो खरीदा 500,000 के नोट से खरीदा। पूछ मत फिर तो सब बड़ा बुरा। आपके पेरेंट्स, मैं एज अ पेरेंट्स, मतलब हम भी सब लाइन में लगे हुए थे। किसकी? सुपर बाजार की लाइन में। 1 साल 2 साल का राशन खरीद के डाल दुकानदार भी नखरे दिखा रहे हैं, वो भी ऐसे नखरे दिखा रहा है जैसे पता नहीं क्या करने वाला है। सबसे ज्यादा फंसे थे बेचारे ज्वेलर्स। उस वक्त तो खूब चांदी लूट ली और बाद में सबके रेट डली। आ जा बेटा, ले आ जरा, कहाँ कहाँ से कितना माल बेचा, आ जाओ। खैर, केमिस्ट ने बड़ा फायदा उठाया, लोगों ने मेडिसिन खरीद के डाल ली। बताओ, मेरा एक दोस्त 20,000 रुपए के डियोस खरीद के ले आया। मैं कहा भाई क्या करेगा, बेचेगा? कह रहा कुछ दोस्तों को गिफ्ट कर दूंगा और खुद कुछ यूज कर लूंगा, कुछ रिश्तेदारी में बांट दूंगा। अगर अब 20,000 वैसे तो वेस्ट हो ही रही, मतलब लास्ट डेज थे वो कुछ, तो उसको वही मिलेगा। तब मैं कह रहा केमिस्ट शॉप में गया और कुछ खा ही नहीं रहा था, यही था। अगर भाई साहब डिओज ही है, अरे डाल दे भाई, तो सारे 20,000 रुपए का डिओ खरीद लाया भाई। मैं कहा, वाह। मैं कहा ला फिर एक आध दो दे हमें। खैर, तो आप समझ गए इस चीज को बेटा? तो दो चीजें हैं, पहली चीज हमने लिख ली, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी चीज लिखो सेकंड पॉइंट डालकर, मे नॉट रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। पहले सेकंड पॉइंट का फर्स्ट एरो, मे नॉट रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट एरो, वेट टिल डेट ऑफ परफॉर्मेंस, वेट टिल डेट ऑफ परफॉर्मेंस। थर्ड एरो, contract remains still operative, contract remains still operative। Operative. still operative, contract may remains still operative। नेक्स्ट एरो लिखो, गिल्टी पार्टी
guilty party remains responsible for non performance, यानी उसको भी हमने नॉन परफॉर्मेंस से मुक्त नहीं किया। एंड लास्ट पार्ट, promisor promisor can also have advantage of promisor can also have advantage of supervening impossibility। देखो मैंने promisor वर्ड लिख दिया है क्योंकि promisor ही तो है जिसको ये supervening impossibility का बेनिफिट मिल सकता है। एडवांटेज ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ब्रैकेट में लिख लेना इफ एनी। इफ एनी इसलिए लिख रहे हैं कि अगर, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही, अगर होगी तभी तो मिलेगा। गॉट दिस पॉइंट? ये कौन सा ब्रीच था? एंटिसिपेटरी। तो इनको अगर याद कर लें, 2 पॉइंट्स में इफेक्ट्स लिख दें, पहले एंटिसिपेटरी ब्रीच को एक्सप्लेन कर दें, तो आई होप सो कि आपका आराम से 10-12 लाइनों का तो एक कंटेंट तैयार हो जाता है। और अच्छे वर्ड्स में लिखना है। मैं फिर हमेशा कहता हूँ, कम लिखो अच्छा लिखो, है ना। आजकल तो यही चीज चल रही है ना, कम खाओ लेकिन बेस्ट क्वालिटी का खाओ। घर में कपड़े कम हो लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, होने चाहिए ब्रांडेड। नहीं नहीं, बेनिफिट्स हैं। ब्रांडेड जो कपड़े हैं वो लोग टेस्टिंग करते हैं, थ्रेड की टेस्टिंग होती है, क्लोथ की टेस्टिंग होती है, उसके ऊपर सब कुछ देखा जाता है कि साइड इफेक्ट्स क्या है क्या नहीं है, वो सब बताते हैं। और जरूरी थोड़ी है कि अब हम लोग जो लोकल ब्रांड पहनते हैं वो लोग तो कभी कुछ बताते नहीं, वो यही बताते हैं धुलने का कलर नहीं जाएगा। यही तो बताते हैं, कलर नहीं जाएगा, वैसे चिंता ना करो आप। लेकिन सफोकेशन होगी कि नहीं होगी पहनने के बाद, हमारी बॉडी इंटरनली हर्ट होगी कि नहीं होगी, वो भी नहीं बता पाते हो। बट वो बाकी ब्रांडेड जो है उन पर टेस्ट करते हैं बकायदा। ये मैंने ऑडिट किया हुआ है। उस ऑडिट में बकायदा उनके जो अपने केमिकल्स हैं, उनके जो अपने पैरामीटर्स हैं, वो लोग वास्तव में उन्हीं पैरामीटर्स की वजह से ये चीज कॉस्टली हो जाती है। सिर्फ उन्हीं पैरामीटर्स, और कुछ नहीं है। क्लोथ तो वही है, थ्रेड तो वही है। तो मैंने आपको पहले बताया भी कि नहीं, यूएस में वन लेडी बाय अ ड्रेस फॉर हरसेल्फ, और उसने उसको पहना, और पहनने के बाद उसको रैशेज हो गए पूरी बॉडी में। शी वेंट टू द कोर्ट, और मतलब इंडियन करेंसी में तो उसे 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मिला था। मैंने सारी जिंदगी के कपड़े खरीद लिए अब तो इससे। इंडियन करेंसी में उसे 10 लाख के करीबन का कॉम्पनसेशन मिला था, शायद ज्यादा भी हो सकता है, मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ आपको। बट वो लोग वहां पर इतना ज्यादा इन सब चीजों पर फोकस्ड है, वहाँ लॉ एक्टिव है ना बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ तो डालेंगे तो हो सकता है कि वकील ही कह दे, भाई साहब क्या मांग रहे हो, है ना। ये कोई बात थोड़ी है। चलता रहता है इंडिया में तो, चलता रहता है। लेकिन अब यहाँ पर भी चेंजेस आ गए हैं, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो गई है यहाँ पर, तो उन सब चीजों पर भी इम्पैक्ट आया है। बट वही है, अब जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड केमिस्ट शॉप उसकी है, फ्रेंड नहीं क्लाइंट है, कह रहा कोरोना के टाइम पर हमारी सारी दवाइयां बिक गई। मतलब सारी मतलब, कह रहा जो आउटडेटेड क्या बोलते हो एक्सपायरी डेटेड थी वो भी बिक गई ना। क्यों? कह रहा लोग देखते ही नहीं, फोकस ही नहीं करते। कह रहा एक तो लोगों के पास टाइम ही नहीं था, मेडिसिन दे दी और भाग गए, घर के अंदर घुस गए चुपचाप। डर था ना वायरस का। कह रहा कोई टच ही नहीं कर रहा, पॉलीथीन में डाल दी, बट डाल दे भाई तू। और कह रहा वो ऐसे पॉलीथीन पकड़ कर चल रहे हैं, पता नहीं छूत की बीमारी लेकर चल रहे। घर पे जाके ऐसा किया, उसके निकाली दवाइयां रख दी, हाँ भाई आ गई, ये लो खाओ। आधे की तो डेथ वैसी हो गई। हाँ, तो उसने एक चीज बड़ी ब्लंडर बताई। कह रहा मेरे पास जितने भी, चल कोई नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। कोई नहीं, बाद में बता देंगे, बाद में बता देंगे। हाँ, पहली वाली बात। हाँ, कौन सी अधूरी रह गई? नहीं, कोई नहीं अधूरी नहीं।
आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैथ्स वाले सर आ जाएंगे ना, जल्दी से इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सबको एंटिसिपेटरी सबको समझ आ गया। एक्चुअल परफॉर्मेंस में पीछे क्या पड़ा था बताना, आप ही ने बताया था क्या था, आप मत बताओ, भूल गए? हो गया। नहीं, आप कोई बताओ एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या बताया था इन्होंने, मतलब मैंने ही बताया था, इन्होंने भी बताया था, क्या सुना था? जो टाइम पे मना कर दी है। एक्चुअल परफॉर्मेंस पूछ रहा हूँ मैं, आप रीच बता रहे हो। अरे हो गया। मतलब हो गया, काम हो गया। दोनों जॉब करेंगे। हाँ, जब दोनों पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दिए तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस। वही तो वो हिंट दे रही थी, हो गया, मैं तभी तो सही टाल रहा था। जब सब कुछ हो गया तो वो एक्चुअल है, हो गया वहां तो, और यहाँ पर नहीं हुआ। एंटिसिपेटरी एडवांस में मना कर रहे हैं, अब यहाँ पर एडवांस में मना नहीं कर रहे, जब 14 अगस्त आ गई उस दिन मना कर रहे हैं, सॉरी सर, जो करना कर लो, है ना, जाना है कोर्ट चले जाओ, हमारे बस की नहीं है पैसे आपके देना। एक फनी वे में बता रहा हूँ, अदरवाइज जिस डेट को आपको परफॉर्मेंस फुलफिल करनी थी उस दिन अगर आप ब्रीच करते हो तो वो है एक्चुअल। दोनों में डिफरेंस समझ गए? वहां एडवांस बता रहे हो, यहाँ पर एक्चुअल। वहां पर बेल पहले ही ले ली थी, यहाँ पर जिस दिन पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे हैं उस दिन बेल के लिए अप्लाई कर। ठीक है, तो देखो पढ़े, इन कॉन्ट्रास्ट टू एंटिसिपेटरी ब्रीच इट इज द केस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल। सा के बाद का आएगा, छुपा हुआ का। हाँ हाँ, सीरियसली, मतलब नॉट जोकिंग, पढ़ो, शेड्यूल। क्या? शेड्यूल। एक का आता है जो प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता, लेकिन आपको प्रोनाउंस करना है अपने मुंह के अंदर, शेड्यूल। समझ गए? इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है, शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल है, शेड्यूल। नहीं समझे? का हल्का वाला का रहेगा शा के बाद, अब शा और का को मिक्स कर दो, शेड्यूल, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं भी गलत प्रोनाउंस करता था, तो इसलिए मैं सबको बताता हूँ, और मैं बड़े प्राउड से बोलता हूँ कि मैं भी गलत प्रोनाउंस करता था। जो गलत था तो गलत था, धीरे धीरे कुछ चीजें जो है वो सीखेंगे ना आपस में ही, तो ये है शेड्यूल। हाँ जी बेटा, ये सबको क्लियर हो गया? एक सेकेंड, हाँ बोल, हेलो, एक सेकेंड। सारे बोली
सारे मिलके तब भी नहीं होगी तब भी नहीं होगी पढ़ाया भी नहीं 10 मिनट रहता है 6 बजे हाँ सही वो देख लेंगे सोना पड़ेगा एक दो अच्छी बात है मैंने मना किया अच्छी बात है भाई ये क्या है सही वाले बोलते मैं रात में हो गई थी तो एक्चुअल ब्रीच में लिखो पहला एरो डालकर, एक्चुअल ब्रीच में लिखो पहला पॉइंट डालकर, रिफ्यूजल टू परफॉर्म ऑन शेड्यूल डेट, रिफ्यूजल टू परफॉर्म ऑन शेड्यूल डेट, रिफ्यूजल टू परफॉर्म ऑन शेड्यूल डेट। देखो आ जाएगा इसमें कितना सेक्शन बोल रहा हमारा 39 तो वही था हमारा, अभी 39 में चल रहा है, अभी देख लेंगे इसको। आ जाओ आगे, सेकंड पॉइंट लिखो इसका, अब देखो मैंने शेड्यूल डेट पर आपको मना किया, लेकिन क्या पार्टीज अपने प्रॉमिस को बाउंड करने के लिए परफॉर्म पूरा करने के लिए बाउंड थी? बाउंड तो थी, मना कर रहे हैं बस अभी, लेकिन बाउंड तो थी ना। आप सेकंड उसमें एरो में लिखो, पार्टीज आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट में, अदर पार्टी obtains a right, उसे क्या राइट मिलेगा? क्या राइट मिलेगा? टू टेक एक्शन, लिखो टू टेक एक्शन, टू टेक एक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? हु रिफ्यूज टू परफॉर्म द प्रॉमिस। ठीक है जी, नेक्स्ट एरो में लिखो, एक्चुअल ब्रीच may be committed, actual breach may be committed A पॉइंट लिखो इसका, इसके दो पॉइंट में डिवाइडेड है। कब किया जा सकता है एक्चुअल ब्रीच, कैसे किया जा सकता है? ए क्या कह रहा है? एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, वो तो वही था हमारा पहला, तो पहला तो लिख दीजिए
ऑन शेड्यूल डेट, ए में लिखना ऑन शेड्यूल डेट, ऑन शेड्यूल डेट। बी में लिखना ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूरिंग द यानी शेड्यूल डेट तो हो गया, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मतलब मैं काम करते करते मना कर रहा हूं या करते करते डिनाई कर रहा हूं। जब मैं वो परफॉर्मेंस कर रहा हूं अपनी, उस वक्त मना कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आई विल टेक क्लास फ्रॉम 9 to 10:30, या तो 9 o'clock मना कर दूं तो शेड्यूल डेट पर आ गया, यहां पढ़ाते पढ़ाते गायब हो जाऊं। भाई 1.5 घंटे की क्लास है, आधे घंटे पढ़ाया और आपको कुछ नहीं बोला, चुपचाप से निकल गया पतली गली से, या एकदम से बोल के निकल गया ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कि पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा क्या सॉरी बेटा अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, चलेगा, मैं अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं कर पाया। कुछ भी हो सकता है, अभी जैसे कॉल आया, कुछ अर्जेंट कॉल आ सकती है, कुछ ऐसी कॉल आ सकती है, वो सबके साथ होता है। एक बच्चा नहीं कह रहा उस दिन क्लास से इस तरह मुझे जाना है, तो ऐसे हो जाता है। तो इस तरीके की बात है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हेडिंग, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये अलग अलग समझाई जाएंगी। पहले इन 5 रेमेडीज के सिर्फ नाम लिखने हैं, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा ये। पहले इन 5 रेमेडीज के सिर्फ नाम लिखने हैं जो हमें रेमेडीज मिली हैं, पीछे भी डिस्कस कर रहे थे। लिख लीजिए फटाफट ऐसे ही जो उसने लिखा हुआ है। पहला, सूट फॉर डैमेजेस, क्योंकि ये अपने आप में छोटे छोटे टॉपिक्स चलेंगे। सूट फॉर डैमेजेस, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने की रेमेडी है। फिर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, फिर सूट फॉर इंजंक्शन, मैंने बता ही दिया था इंजंक्शन क्या होता है, सबको याद रहेगी ये पॉइंट, ब्रैकेट में स्टे लिख लो बेशक। स्टे, ये स्टे वाला भी रहने वाला स्टे नहीं है, ये रोक लगाने वाला स्टे। सूट अपॉन क्वांटम बैरियर, ये भी बताया था कि जितना काम हो गया कम से कम उसके लिए तो परफॉर्मेंस पूरी कर दो। ये 5 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा आप लोग पढ़कर भी आइएगा, क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है ये वाला। एक क्लास में, अगली क्लास में अगर पढ़कर आओगे तो अगली क्लास में खत्म होने के चांसेस हैं, कोशिश कर सकते हैं, है ना। करें कोशिश अगली क्लास में इसे खत्म करने की। और कितने बजे आना है?